हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों का जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। मैं सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो में जो कवर होगा वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चन वही जो न्यूज़ होगा जो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन और भी जितने भी एक्स्ट्रा जो न्यूज़ हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं वो यहाँ पे नहीं किया जाएगा कवर, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको कवर किया जाएगा, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और एग्ज़ाम को वही क्रैक करता है जो स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट न्यूज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा हाइप पे है, कौन सा है, वीपी रिज़ाइन। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसके बहुत सारे बातें निकल कर के आ रही हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा है, वाइस प्रेसिडेंट ने, जो उनका हेल्थ ख़राब है, ठीक है, क्योंकि उनको मार्च में हार्ट अटैक भी आया था। और इसमें हम लोगों को इस न्यूज़ से कोई ये नहीं है कि उनका हेल्थ ख़राब है या हार्ट अटैक वगैरह, ठीक है ना, उनके सेहत को ईश्वर अच्छा करे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना, जैसे उनका रिमूवल का कैसे रिमूव किए जाएंगे। और इसमें ये भी न्यूज़ आ रहे थे कि इनको शायद रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने सोचा कि रिमूव होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया जाए, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। और ये भी एक पॉइंट आ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा वोकल थे अगेंस्ट जुडिशरी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। ठीक है, और इसमें अब इम्पॉर्टेंट जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। जैसे सबको पता है कि वीपी इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का चेयरमैन होता है वीपी, ठीक है, होते हैं। और वीपी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, और लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मेंबर होता है। यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि जो वीपी का इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्टली तरीके से होता है। उसमें क्या होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो चुनते हैं और लोकसभा के मेंबर वो चुनते हैं। और इसमें है कि राज्यसभा जो है चेयरमैन वो रिमूव किए जाते हैं आर्टिकल 67B के तहत रिमूव किए जाते हैं। और राज्यसभा में जो रेजोल्यूशन पास होता है वो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू पास होता है। और इसमें स्ट्रेंथ, जैसे इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है कि टोटल स्ट्रेंथ, जैसे जितने भी स्ट्रेंथ है राज्यसभा के, और जितने भी वैकेंसी है, किसी का हेल्थ के प्रॉब्लम के वजह से रिज़ाइन कर दिया या कोई डेथ कर गया उसके वजह से वैकेंट हो गया, तो उसको माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 वो टोटल इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी हो जाता है। और ये जो रेजिग्नेशन जो देते हैं, किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के थ्रू देते हैं, आर्टिकल 67A। ठीक है, और अभी तक के इतिहास में जो वाइस प्रेसिडेंट जो रिज़ाइन किए हैं उसमें से सिर्फ 3 रिज़ाइन किए हैं, जिसमें से दो को प्रेसिडेंट बनना था इस वजह से रिज़ाइन किए हैं। लेकिन इन्होंने जो रिज़ाइन किया है उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया है, मतलब वो प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं, वो ऐसे ही रिज़ाइन कर दिए हैं। बल्कि इनका 2 साल का भी टर्म बाकी था। और इनका जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है ना, वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट बनने का जो एज है वो 35 ईयर होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। और जो नेक्स्ट जो दूसरा न्यूज़ है वो न्यूज़ है रिलेटेड टू निशार। निशार क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। निशार में ये है नासा प्लस इसरो, इन्होंने दोनों मिल करके एक सैटेलाइट बनाया है जो लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को। ज्वाइंट सैटेलाइट है ये, ठीक है ना। इसका
और जो नासा एक समय में बोला करता था इंडिया को कि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आज नासा इसरो के साथ, इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ये जो निसार है ना, वो अर्थ को ऑब्ज़र्व करेगा और ये हाई क्वालिटी और डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ठीक है। और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, ये जो है सैटेलाइट, ये सन सिंक्रोनस है, ठीक है। और ये 743 किलोमीटर ऊपर रहेगा अर्थ से। और इसको जो सैटेलाइट को भेजने के लिए जो रॉकेट यूज हो रहा है वो GSLV F-16 यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो वेट है, जो सैटेलाइट का वेट है 2392 kg का है। और नासा ने इस सैटेलाइट के लिए L बैंड बनाया है और इसरो ने S बैंड बनाया है। और ये ऑब्ज़र्व करेगा 242 किलोमीटर विथ को ऑब्ज़र्व करेगा। और इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं पूरे तरीके से पूरे अर्थ को ऑब्ज़र्व करेगा, ये किसी को छोड़ेगा नहीं। अब तीसरा जो टॉपिक है कैग से रिलेटेड, कैग से रिलेटेड, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब 573 करोड़ का रेलवे में लैप्सेस है, जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हम लोग जनरल नॉलेज के लिए इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें यह है कि कैग ने बताया, कैग क्या है, कैग ये बताता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कि जो सरकारी जो पैसा है, जो सरकार जो टैक्स लेकर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखती है, तो उसमें से जो पैसा निकाल करके जो अलग अलग मिनिस्ट्री को देती है अलग अलग काम करने के लिए, तो कैग ध्यान देता है कि ये जितना पैसा निकला है उतना का काम हुआ या नहीं। और कैग ने ये बताया है कि 573 करोड़ का रेलवे में प्रॉब्लम है, जैसे ही जो प्रॉफिट 573 करोड़ आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। जैसे कि जो रेलवे की जो लैंड है वो किसी को रेंट पे दिला गया है, लेकिन उसका जो रेंटल इनकम है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं लिया जा रहा होगा, वो लिया जा रहा होगा, लेकिन बीच में ही जो लोग हैं वो खुद में ही काम कर लेते होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे ध्यान देती है, ठीक है। और ये कैग जो आर्टिकल 148 में आता है, ठीक है। और ये पब्लिक पर्स बोला जाता है। और गवर्नमेंट बॉडी के एक्सपेंसेस पे हमेशा नज़र बनाए रखती है कि इसका जो एक्सपेंसेस है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है ना, वो कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट है और इसका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो इसका क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट पे दोनों का ये ऑडिट करता है। यहाँ तक के कहा जाता है मतलब कि जो कैग के रिपोर्ट पे गवर्नमेंट कई बार गिर चुकी है, मतलब पास्ट में देखा जाए तो गवर्नमेंट गिर चुकी है। कि वो कब गिरी थी, जब कोयला घोटाला जब हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जो हम यहाँ पे कुछ बोलेंगे नहीं। कोयला घोटाला में क्या था कि जो गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपीज़ मिलने थे, ठीक है, वो कैसे मिलते, जब ऑक्शन एक सही तरीके से ऑक्शन होता तो उसमें 2000 करोड़ गवर्नमेंट को मिलते, लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि वो एक नॉर्मल तरीके से ऑक्शन हो गया, मतलब औने पौने दाम पे ही ऑक्शन हो गया, तो इस वजह से नहीं मिल पाया। तो ये कैग वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हो गया। और एक काफ़ी ज़्यादा एक सीखने वाला, समझने वाला एक टॉपिक है यहाँ पे, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है, जो है डिजिटल डिवाइड पे, जेंडर डिवाइड पे। तो इसमें क्या है ना कि एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसे चरमरा रहा है, कैसे लड़खड़ा रहा है,
क्योंकि जो गवर्नमेंट जो पैसा हम लोगों से ले रही है, अगर हम लोग एक गरीब 5 रुपये का पैकेट का बिस्किट भी ख़रीदता है ना, तो उस पर भी टैक्स देता है। 1 रुपये का शैम्पू भी ख़रीदता है ना, उस पर भी टैक्स देता है। 100 रुपये का पेट्रोल ख़रीदता है ना, उस पर भी टैक्स अच्छा खासा देता है। ठीक है, जो बहुत सारे मुद्दे आए थे ना, इन GST वगैरह, वो क्या है, सब लोग टैक्स दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट टैक्स हम लोगों से लेती है। हर एक प्रोडक्ट, जितने भी दुनिया में देश में प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस सब पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। वही पैसे को इकट्ठा करके हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वेलफेयर के लिए अगर काम कर रही है, तो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है? अगर गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं अगर अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी बच्चा प्राइवेट में नहीं जाता। कौन से पेरेंट्स को शौक़ है कि 5,000 रुपया एक छोटा से छोटा स्कूल में भी 4,000-5,000 रुपया फ़ी देने का? अगर गवर्नमेंट अच्छे से चलाती, एक सीमेंट का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करके, वहाँ पे एक वैल्यूज़ के तहत, एक मोरल के तहत वहाँ पे एक टीचर को बैठाती, अच्छे से उस पर ध्यान देती, तो शायद ये एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया होता। तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हर घर में देखा जा रहा है कि जो लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो पेरेंट्स के अगर इनकम कम है, तो वो क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है अपने लड़के को पढ़ाने का। वो प्राइवेट स्कूल में लड़के को भेज रहा है और लड़की को बोल रहा है कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है। वो 9-10 जाते जाते वो उसका इतना ध्यान बेस कमज़ोर हो जाता है कि उसको खुद ही मन नहीं लगता, और वैसे भी छोड़ देते हैं बच्चे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। वो किसका काम है सवाल पूछना? आप सभी का काम है सवाल पूछना कि क्यों नहीं हो रहा है। ये केस स्टडीज़ है जो गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है ना, कि उसमें क्या है कि लड़कियों को मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में। लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के बावजूद वो पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का एक सीमेंट का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, जहाँ पे टीचर्स अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं तो परमानेंट हो गया हूँ, अब हमें कौन हटाएगा। तो वो वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, वो सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। मैं सारे टीचर का, कुछ टीचर अच्छे भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद यही कर रहे हैं। अगर वो अच्छे से पढ़ाते हैं तो शायद हर एक लड़का और लड़की अच्छे से पढ़ पाते। पूरे देश में यही प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक जगह का बात नहीं है, ये पूरे देश का बात है, और हर जगह का यही प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट स्कूल में ये देखा गया है कि एडमिशन बहुत नीचे जा रहा है। जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे वैसे एडमिशन का जो इनरोलमेंट हो रहे हैं काफ़ी नीचे जा रहे हैं, और प्राइवेट के बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे पता चला? जब रिपोर्ट आया तो उससे पता चला कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट स्कूल के में एडमिशन काफ़ी कम हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और उसमें कुछ लोग होंगे बोलेंगे कि भाई उसके पेरेंट्स अच्छा कमाने लगे तो वो प्राइवेट में भेज रहे हैं। भाई कितना अच्छा कमाने लगे? अगर कमा भी रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को किस लिए टैक्स दे रहा है? अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में वो अच्छे से अगर फैसिलिटीज़ देते हैं तो उनको अपना एक जो मुशक्क़त से, मेहनत से जो 20,000, 25,000, 30,000 रुपया कमाते हैं, तो वो 10,000 रुपया अपने बच्चे का खर्च नहीं करते हैं एजुकेशन पे। अगर गवर्नमेंट का में अगर अच्छे से पढ़ाई हो रहा होता तो लड़कियां भी पढ़ती और लड़के भी पढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमें ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर में नहीं लगाने। 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम जो हम एनालिसिस करेंगे वो इतना ही देर में करेंगे, 15 से 20 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।